Hi everyone. Welcome to this session of NCERT Polity Class 11th. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो अभी तक अगर आपने पिछले वाले क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं देन प्लीज डू अटेंड देम। और ऑल्सो अगर नहीं किए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ये क्लास पहले नहीं पढ़ सकते हैं, आप इसको डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। बट आफ्टर दिस क्लास गो बैक एंड रीड ऑल द लेक्चर्स विच आर लेफ्ट, क्योंकि आपको एनीवे बेस क्रिएट करने में, फाउंडेशन क्रिएट करने में सारे लेक्चर, सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ने तो डेफिनेटली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। If you have any questions from the last class, you can always drop down in the comment section below and I'll take up in the next class. Um, let's get started. तो लोकल गवर्नमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास, हमें पता है, दो है जो थर्ड टियर गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? थर्ड टियर गवर्नमेंट या थ्री टियर गवर्नमेंट का पार्ट है ये। थ्री टियर गवर्नमेंट कैसे? जनरली देशों में आपको टू टियर गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे कि एक होता है सेंटर लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, एंड फिर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं जिसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनिसिपैलिटीज ये आते हैं। सो थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट। तो ये थ्री टियर गवर्नमेंट सिस्टम होता है जिसमें थर्ड टियर हमारा लोकल गवर्नमेंट्स आता है। अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें और म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें तो क्या ये हमेशा से थे या इनके लिए हमेशा से कोई आर्टिकल था? नहीं, ये हमेशा से नहीं थे, इनके लिए आर्टिकल बाद में बनाया गया है। कौन से हैं, कैसे हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एक चीज याद रखना, लोकल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, दीज वर स्पेसिफिकली एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, दीज वर स्पेसिफिकली एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। आप इनके कोट्स भी यूज कर सकते हैं। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप यहाँ पे कोट्स यूज कर सकते हैं। स्पेशली इनके बारे में आपसे ऐसे राइटिंग में भी पूछ लिया जाता है या फिर आपसे आंसर राइटिंग में पूछ लिया जाता है, तो आप इनके कोट्स यूज कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने बोला था, व्हेन द पंचायती राज इज एस्टैब्लिश्ड, पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। मतलब देखिए, हम वायलेंस पे इंसान क्यों उतरता है? जब उसकी डिमांड्स पूरी ना हो रही हो या समझ नहीं पा रही है गवर्नमेंट के वो क्या चाहते हैं और वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। जनरली यही होता है वायलेंस का जो मौका होता है, राइट? वायलेंस का जो बेसिक पर्पस होता है। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, वायलेंस जितना अचीव नहीं कर पाई उससे कहीं ज्यादा अचीव कर पाएगी जब लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी, यानी कि पंचायती राज एस्टेब्लिश होगा। क्योंकि हर इंसान की आवाज पहुंचेगी गवर्नमेंट तक, या हर इंसान की जो नीड्स हैं वो मीट करने की कोशिश की जाएगी, राइट? सिंपल। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कौन से सबसे पहले तो आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? सो देर इज 73rd CAA, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था ताकि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाया जा सके। सो लोकल गवर्नमेंट इज एक्चुअली डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट level. Why I am using this? I am using this phrase especially because ये phrase as it is आपसे question में पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है पहले। ठीक है, तो इसको एज इट इज पूछा जा सकता है और बाद में जब हम इसका क्रिटिसिज्म करेंगे तो आप इससे बहुत अच्छा एक पन क्रिएट कर सकते हैं। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं, एंड ऑल्सो वन थिंग, आई एम ऑलरेडी लुकिंग एट योर comments. So if you have anything important, if you have any important question which I have already not solved or which I am not going to solve in future, like lecture में cover नहीं होने वाले, तो मैं उसको solve कर दूंगी। Otherwise, in general, as a rule of thumb, we are going to ignore the comments, जो normal comments है, क्योंकि फिर उससे क्लास का फ्लो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट है, मतलब जहाँ पे गांव का लेवल यानी कि ग्रास रूट लेवल इंक्लूड होता है। अब आप खुद सोच के बताइए, हम जब पंचायती राज की बात करें, म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें, इनके लिए जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं या जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इनका मैनेजमेंट करते हैं, इनको जो इलेक्ट किया जाता है, कौन इलेक्ट करता है? आप खुद सोच के देखिए, इनको कौन इलेक्ट करता है? इनको इलेक्ट करते हैं लोग। ठीक है, पीपल, जो लोकल पीपल है, वो इनको इलेक्ट करते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सेड कि उनके नीड्स को मीट करना आसान होगा अगर लोकल लेवल पे भी एक गवर्नमेंट होगी तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। किस लिए? ताकि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक लेके आया जा सके। और रूरल डेवलपमेंट, इसका मेन पर्पस क्या था? रूरल डेवलपमेंट, गांव की डेवलपमेंट की जा सके। एवरीबडी फोकसेस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एवरीबडी फोकसेस ऑन अर्बनाइजेशन, एवरीबडी फोकसेस ऑन द मेजर थिंग्स, बट गांव की डेवलपमेंट अगर हम नहीं करते,
लुकिंग एट इंडिया सिनेरियो, जहां पर एक अभी भी काफी बड़ा चंक रूरल एरिया है और पॉवर्टी है, जिसमें अगर हम उस पर फोकस नहीं करें तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बात डेमोक्रेसी इज नॉट देयर इन द ट्रू सेंस। दूसरी बात, हम कितनी डेवलपमेंट की बात कर ले, ये सिर्फ सुपरफिशियल डेवलपमेंट होगा। जैसे हम आपने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा, ऐसे के लिए आया था, इंडिया इज गेटिंग रिचर विदाउट द पुअर गेटिंग समथिंग टू ईट, समथिंग ऑन दैट सॉर्ट। मतलब हम अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास लोगों के पास खाने को नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर का एक 5% स्ट्रेटा है, वही बस पैसे ज्यादा से ज्यादा अर्न करता जा रहा है, एंड जो लोअर स्ट्रेटा है उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं। राइट? तो ये सारे क्या है, ड्रॉबैक्स माने जाते हैं। ओके, अब देखते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हो। क्या ये सिर्फ अभी की बात है? जब हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 की, कि सिर्फ उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था? तो क्या उससे पहले ऐसा कोई लोकल लेवल पे गवर्नमेंट थी ही नहीं? कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी लोकल लेवल पे जो लोकल लेवल को या रूरल एरियाज को रिप्रेजेंट करती हो? बताइए। यू हैव 10 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, नहीं, ये था डेफिनेटली। आपने यहाँ पे टॉपिक भी देख लिया होगा, वैदिक एरा। वैदिक एरा हमें पता है, ऋग्वेद के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो वैदिक एरा में मेंशन है, जो ओल्ड संस्कृत स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर, स्क्रिप्चर्स के अंदर मेंशन है कि पंचायतन नाम की एक ग्रुप होती थी। पंचायतन, इस पंचायतन के अंदर कौन था? ये एक ग्रुप मेंशन था जिसके अंदर 5 लोग होते थे, और उन 5 लोगों में से एक कोई था जो स्पिरिचुअल पर्सन था, जैसे प्रीस्ट वगैरह आप कह सकते हैं। बाद में जाके स्पिरिचुअल पर्सन का जो सिग्निफिकेंस था वो वैनिश होने लग गया, बट बेसिकली ये 5 लोग थे जो डिसीजंस लिया करते थे। उसके बाद जब आप आगे चलकर देखेंगे तो ऋग्वेद में अगेन मेंशन है सभा और समिति। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सभा समिति, सभा और समिति। ऐसे ही विधाता, ये सारे क्या थे? लोकल सेल्फ यूनिट्स थे। हमने ये कब पढ़ा है? जब आप पढ़ेंगे रोल ऑफ वुमेन इन ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक एजेस, तो उसमें आप देखोगे पहले सभा समिति में उनका एंटर करना अलाउ था, बाद में उनको एंटर करना अलाउड नहीं था, उनको आने नहीं दिया जाता था। तब हमने सभा समिति के बारे में पढ़ा था। तो अगेन ये क्या थे? दीज वर डेमोक्रेटिक बॉडीज एट द लोकल लेवल। और जब भी राजा को कोई मतलब कुछ भी डिसीजन लेना होता था लोगों के लिए, तो वो सभा समिति से लोकल लेवल पे एडवाइस लिया करते थे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो उनको एडवाइस किया करते थे। सो दिस वाज आल्सो देयर। फिर हम एपिक एरा की बात करें, एपिक एरा कौन सा? जहाँ पे हमारे दो मेन एपिक बने हैं, महाभारत एंड रामायण। तो जब इनकी बात आप करते हैं तो वहां पे भी जनपद आपने सुना होगा, जो सिटी या विलेज होता है। और तो वहां पर पूरे स्टेट में देयर वाज अ कास्ट पंचायत। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हर कास्ट से एक हर कास्ट पंचायत में एक पर्सन इलेक्ट किया जाता था। मतलब हर कास्ट पंचायत से एक पर्सन होता था जो जो राजा के काउंसिल के लिए इलेक्ट किया जाता था, और वो उनको एडवाइस करने में हेल्प करता था। मतलब वो क्या कर रहा है? उस पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो राजा को एडवाइस कर रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ इन हियर। जैसे आप देखेंगे, अगर महाभारत में भी देखेंगे, तो वहां पर आपको दाश्यप और अधिपति, ऐसे करके आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे। यस, आई कैन सी इन योर कमेंट सेक्शन ऑल्सो। दाशप, अधिपति, ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे जो लोकल लेवल पे लोगों को आप देख सकते हैं कि उनके लिए डिसीजन लिया करते थे। ठीक है, तो हमने वहां पर देखा एंशियंट टाइम में भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और फिर हम बात करें, अगर मैं उन सब में नहीं जा रही क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट है। मिडिवल टाइम में अगर बात करेंगे तो भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुद्दकम, राइट। उसके बाद आप ब्रिटिश एरा में हम बात करते हैं। ब्रिटिश एरा में क्या था? विलेज पंचायत की ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। वाई ये सारा बताया गया? कि मैंने बताया आपको मिडिवल में मुकदम है, ये सब मैंने क्यों बताया? ये बताने के लिए कि ब्रिटिश एरा तक आते आते क्या हुआ। तो उससे पहले हमारे पास लोकल लेवल पे गवर्नमेंट थी, बट ब्रिटिश एरा तक आते आते जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि पंचायत, विलेज पंचायत की ऑटोनॉमी कम हो जाती है, लूज हो जाती है कंप्लीटली, बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। और उसके बाद में जाकर आप देखेंगे, जो आपका मायोज रेजोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, वहां से फिर ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है। ओके, तो पहले के टाइम्स में तो हमने देख लिया। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, देखिए पहले से तो था, हमें पता है, ठीक है, बट स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद कब से पंचायती राज सिस्टम का एवोल्यूशन अच्छे से हुआ है? तो ये हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था, उसके बाद इंडिपेंडेंस तक। ठीक है,
ओके, तो ये तो पहले की बात है। अब खुद देखते हैं कि अगर इंडिपेंडेंस के बाद भी हम बात करें तो एक्चुअली इसको इम्पीटस कब मिला है, यानी कि ये बहुत ज्यादा जोरों शोरों से कब शुरू हुआ। तो आप देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया उसके बाद। ओके, तो हमने देखा कि पहले से शुरुआत से काफी ज्यादा इसमें कुछ ना कुछ तो था ही पंचायती राज, ठीक है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्चुअली इसको एक इम्पीटस मिला है। कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया उसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद। आप स्पेशली इसका मेंशन देखिए कहाँ, आर्टिकल 40 में। पहले आर्टिकल 40 में फिर भी मेंशन था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 40 में लिखा हुआ था कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी as may be necessary to enable them to function as units of self government। मतलब यहाँ पे आर्टिकल 40 में पहले मेंशन था कि स्टेट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसके थ्रू विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जा सके और उनके पास इतनी पावर हो कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन कर सके। राइट, तो पहले आर्टिकल 40 में मेंशन था। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी कमिटीज थी। राइट, इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी कमिटीज आई हैं, उन्होंने अपने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन वी टॉक अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इफ वी डू नॉट टॉक अबाउट दीज कमिटीज, योर आंसर इज इनकम्प्लीट। राइट, योर स्टडीज आर इनकम्प्लीट। अगर आपने इन कमेटी के बारे में नहीं पता है, पढ़ा है, और आपको नहीं पता है, तो आपकी स्टडी बेकार है पंचायती राज के ऊपर, क्योंकि आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो इसमें से किसी न किसी कमेटी का मेंशन या सारी कमेटीज का मेंशन आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली कमेटी से, बलवंत राय मेहता कमेटी एंड पंचायती राज। ये देखते हैं। तो इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1957 में। वन सेकेंड। दिस कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन 1957। और किस लिए किया गया था, ताकि ये देखा जा सके कि जो कम्युनिटी कम्युनिटी के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है, उनकी वर्किंग कैसे हो रही है और उनको बेटर कैसे काम कराया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा इस कमिटी ने सजेस्ट किया था कि अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी रहे, राइट, तो एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए। इस स्टेटमेंट का क्या ना मतलब है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं है कि गांव के लिए भी सेंटर में कोई गवर्नमेंट है वही हैंडल कर रही है सारे इश्यूज, नहीं। गांव के लिए, आप गांव के एरिया के लिए या लोकल एरियाज के लिए, आप उनके पास लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए और उनके पास पावर होनी चाहिए कि वो अपने लिए डिसीजंस ले सके। इसी कम्युनिटी को, इसी गवर्नमेंट को, सॉरी, इसी गवर्नमेंट को कहा जाने लगा पंचायती राज। ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे, आई जस्ट टेक अ ब्लैंक पेज। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना और इसके नोट्स बनाते जाना। आज से आपको क्या करना है, जो भी हम पढ़ेंगे, अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं कोई बात नहीं, अब नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका बेस बन चुका है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था। तो देखते हैं इसके क्या क्या, इस कमेटी के क्या क्या रिकमेंडेशन थे। जैसे पहला रिकमेंडेशन था कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। 3 टियर पीआर का क्या मतलब है, जैसे हमें पता है 3 टियर का मतलब होता है 3 स्टेजेस पे। एक जैसे पहले था 3 टियर गवर्नमेंट में, एक सेंटर पे, एक स्टेट पे, एक लोकल गवर्नमेंट। ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट में भी पंचायती राज के लिए इन्होंने कहा था कि 3 टियर होना चाहिए, मतलब 3 स्टेजेस होने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, एंड तीसरा जिला परिषद। ठीक है, तीसरा जिला परिषद। अब हमें पता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ग्राम पंचायत में आएंगे, यानी कि ग्राम पंचायत में क्या होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड, ग्राम पंचायत में दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड। फिर उन्होंने बोला जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे वो बाकी के दोनों में, यानी कि पंचायती राज और जिला परिषद में इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में डायरेक्टली इलेक्टेड, पंचायत समिति और जिला परिषद में इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब आप वैसे नाम से देख सकते हैं, ग्राम पंचायत है यानी कि विलेज से रिलेटेड है, जिला है मतलब डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होगा। तो आप मुझे बताएंगे इसमें सबसे ऊपर लेवल पे कौन होता है, उसके अंडर कौन है और उसके अंडर कौन है।
ठीक है, वैसे आपको हिंट मिल गया होगा, बट फिर भी आप मुझे बताएंगे कि सबसे ऊपर वाले लेवल पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है और थर्ड नंबर पे कौन है। ठीक है। अब प्लानिंग और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मेन काम क्या है? गांव की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। गांव की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो पंचायत समिति होगी, ये जो पंचायत समिति की हम बात करें, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। और जिला परिषद की अगर हम बात करते हैं तो ये एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी बॉडी होगी। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है? एग्जीक्यूटिव मतलब जो बेसिकली इंप्लीमेंट करने का काम करता है। और जब हम एडवाइजरी या सुपरवाइजरी की बात करें, एडवाइजरी मतलब जो एडवाइस देगी, या सुपरवाइजरी की बात करें तो वो देखती है कि बाकी लोग कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे भी आपको हिंट मिल गया होगा कि सबसे ऊपर लेवल पे कौन आता है। तो पंचायत समिति की जब हम बात करते हैं, पंचायत समिति, पंचायत समिति इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। एंड जिला परिषद की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी। ठीक है, एडवाइजरी और सुपरवाइजरी। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपने नाम सुना होगा ना, एग्जाम के लिए पढ़ भी रहे हो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो किसका चेयरमैन होगा? जिला परिषद का, पंचायत समिति का, या ग्राम पंचायत का? आपको नाम में मिल जाएगा इसका हिंट। डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? जिला होता है। तो यहाँ पर ये किसका हेड होता है? ही विल बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। ठीक है, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। और हाँ, अब देखिए, ये जिला परिषद का चेयरमैन है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो इसको कुछ रिसोर्सेज की भी जरूरत होगी। अब ऐसा तो नहीं है खुद जाके सारे काम करेगा, तो इसको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, लोग चाहिए होंगे। तो ये कहा गया था, इट वाज रिक्वेस्टेड, गवर्नमेंट को बोला गया था कि जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज इनके पास होने चाहिए। ठीक है। अब देखो मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहला, थ्री टियर गवर्नमेंट होना चाहिए। जैसे थ्री टियर गवर्नमेंट होती है वैसे थ्री टियर यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम भी होगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत डायरेक्टली इलेक्टेड है, पंचायत समिति, जिला परिषद इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम कौन करेगा? ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मेन काम होगा प्लानिंग और डेवलपमेंट का। पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव है, जिला परिषद एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होगा? चेयरमैन होगा जिला परिषद का। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वॉज अशोक मेहता कमेटी, और उन्होंने पंचायती राज के बारे में क्या कहा है। तो इन ये जो कमेटी है, इट वाज अपॉइंटेड इन 1977। किस लिए? ताकि अभी हमारी पंचायती राज सिस्टम आ गया था। ठीक है, उन्होंने पंचायती राज के बारे में हमने लास्ट में पढ़ लिया था बलवंत राय कमेटी में। अब बलवंत, ये जो पंचायती राज सिस्टम है उसका डिक्लाइन होने लग गया था इंडिया में। तो जब उसका डिक्लाइन होने लग गया तो अशोक मेहता कमेटी आई और उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि ये जो पंचायती राज सिस्टम इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है इसको वापस से स्ट्रेंथन किया जा सके, वापस से स्ट्रांग बनाया जा सके। ठीक है, तो अगेन इन्होंने भी रिकमेंडेशन दिए हैं। क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं? फर्स्ट, पहले जो हमने थ्री टियर गवर्नमेंट पढ़ा था, मतलब थ्री टियर सिस्टम पढ़ा था पंचायती राज का, उसको इन्होंने कहा कि रिप्लेस कर देना चाहिए बाय टू टियर। नाउ इट शुड बी टू टियर सिस्टम। टू टियर सिस्टम में कौन आएगा? पहला, जिला परिषद। जिला है मतलब ये कौन से लेवल पे होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और दूसरा, मंडल पंचायत। मंडल पंचायत, मंडल क्या है यहाँ पे? ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो जैसे हमने ग्राम पंचायत पढ़ा था वो विलेज के लिए था, तो ऐसे ही मंडल पंचायत होगा जो ग्रुप ऑफ विलेजेस को हैंडल करेगा। ठीक है, दिस वाज फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस। अगेन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन होगा पूरे में? देखा जाए मतलब शुरू से थ्री टियर गवर्नमेंट में, तो सबसे ऊपर आता है यूनियन। ठीक है, और ऑलमोस्ट सिमिलर और थोड़ी सी लेस पावर होती है स्टेट के पास। स्टेट के बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे हाईएस्ट लेवल पे आता है वो कौन होगा? जिला परिषद, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला जो है यानी कि जिला परिषद, वो फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरविजन होगा आफ्टर स्टेट लेवल। अब यहाँ पर अगेन बात करेंगे कि कौन एग्जीक्यूटिव है,
कौन प्लानिंग करेगा? तो जिला परिषद का क्या काम था? जिला परिषद प्लानिंग करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और यही क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। यही क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब अम, जिला परिषद और मंडल पंचायत अगर हम दोनों की ही बात करते हैं, तो इन्होंने बोला, अशोक मेहता कमेटी ने बोला, इन्होंने बोला कि इन दोनों के पास कंपल्सरी टैक्स राइट होने चाहिए, कुछ टैक्सेशन पावर्स होने चाहिए। क्यों? टैक्सेशन पावर का मतलब ये कुछ टैक्स लगा सकते हैं। टैक्सेस बेसिकली किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जिस गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, और वो फिर उसको अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए या लोगों के लिए यूज कर लेते हैं, राइट। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि इनके पास भी टैक्सेशन पावर होनी चाहिए, ताकि इनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको ये स्ट्रेंथन कर सके और अल्टीमेटली लोगों की या गांव के डेवलपमेंट में इसको यूज कर सके। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट वाज जीवी के राव कमेटी। अब जीवी के राव कमेटी की अगर हम बात करते हैं, तो इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था इन 1985, ठीक है। अब इसको क्यों अपॉइंट किया गया? अभी तक तो सब कुछ चल रहा था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ गया, उसको उन्होंने स्ट्रेंथन करने की भी बात कर ली, फिर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर आते आते रियलाइज हुआ कि जो हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया था ताकि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाया जा सके, वो वहां तक एकदम ग्रास रूट तक पहुंचा ही नहीं, बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन। वही जो हम बोलते हैं ना कि बीच में बहुत सारे लोग हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, आई फॉरगॉट द वर्ड। एनीवे, जो मैं कहते हैं ना बीच में बहुत सारे लोग, जैसे रेड टेपिज्म होता है कि इसलिए आपका काम नहीं होता, राइट। तो वैसा ही है ब्यूरोक्रेटाइजेशन, कि लोग बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा करप्शन है, इन सब की वजह से पहुंच ही नहीं पा रहा ग्रास रूट लेवल तक। उन्होंने इनफैक्ट ये भी बोला, ये है ग्रास विदाउट रूट्स। हमने बोला था ना ग्रास रूट तक पहुंचेगा, रूट तक तो पहुंचा ही नहीं। तो फिर उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए। उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए? आई अगेन टेक अ ब्लैंक पेज, एंड डोंट वरी, एट द एंड हम ये सारे रिकमेंडेशन एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इन्होंने भी रिकमेंडेशन दिए। इन्होंने रिकमेंडेशन दिए कि पहला, जिला परिषद, इन्होंने बोला कि जिला परिषद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं कि मतलब लोअर लेवल पे भी पावर आनी चाहिए, तो उस केस में सबसे जो इंपॉर्टेंट बॉडी होगी वो जिला परिषद होगी। और यही देखेगी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, कैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रही हैं, कैसे उनको मेंटेन करना है, सबको जिला परिषद का काम है, ठीक है। सेकेंड, उन्होंने बोला जो डिस्ट्रिक्ट और उससे लोअर लेवल के पंचायती राज सिस्टम्स हैं, उनको सारे प्रोग्राम्स दिए जाएंगे कि रूरल लेवल पे कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कि इस सब के कहने का मतलब क्या है कि अब किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वही देखेगी कि उनके यहाँ पे किस तरीके के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए या किस तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारा काम उन्हीं का है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक पोस्ट होनी चाहिए। कौन सी पोस्ट? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, इन्होंने बोला एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट होनी चाहिए, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, सीई होगा किसका? जिला परिषद का। जिला परिषद का। और फाइनली इन्होंने बोला कि जो भी इलेक्शंस हैं, वो इलेक्शंस रेगुलरली होने चाहिए। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? रेगुलरली होने चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला? सबसे पहला, जिला परिषद सबसे इंपॉर्टेंट बना दिया जाएगा गवर्नमेंट में, अगर लोकल लेवल गवर्नमेंट की बात करते हैं हम। सेकेंड थिंग, जो जिला परिषद है और उसके लोअर जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे ये देखने के लिए कि गांव के लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे क्या क्या मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, वो सिर्फ ये लोग देखेंगे। फिर उन्होंने बोला कि एक पोस्ट होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, जो कि कौन होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जिला परिषद का। एंड फाइनली उन्होंने बोला कि इलेक्शंस रेगुलरली होने चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी कमेटी ने इसको अपॉइंट कब किया गया था? 1986 में, ठीक है। और ये कमेटी इसलिए आई क्योंकि फाइनली वो जो पंचायती राज सिस्टम को इंप्रूव करने की बात की जा रही थी, उसके लिए अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे थे, उसको और बेटर बनाने के लिए ये कमेटी अपॉइंट की गई थी। अगेन इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए। क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए? इन्होंने रिकमेंड किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना जरूरी है।
कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। ठीक है। अ, उसके अलावा इन्होंने बोला कि इनके भी जो इलेक्शंस होंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के भी जो इलेक्शंस होंगे, वो कैसे होने चाहिए। पहली बात तो उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेशंस होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन होने चाहिए इसके लिए भी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए फॉर द पंचायती राज सिस्टम। तो बेसिकली इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में यही बोला कि पहला इसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो, दूसरा जैसे बाकी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज बॉडीज के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही पंचायती राज सिस्टम्स के लिए भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। सेकंड सेकंड इन्होंने बोला ग्राम पंचायत लेवल पे। ग्राम पंचायत लेवल पे क्या, इन्होंने बोला कि विलेजेस को अच्छे से रीऑर्गेनाइज करो ताकि ग्राम पंचायत को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, ग्राम पंचायत को ज्यादा इफेक्टिव या वायबल बनाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट, इस कमेटी ने रेकमेंड किया जो विलेज पंचायत है उसके पास ज्यादा फाइनेंसेस होने चाहिए ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को सही से कैरी आउट कर सके, मोर फाइनेंसेस। और फाइनली इन्होंने बोला ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स किस लिए, ताकि जितने भी मैटर्स है रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या उनके और भी डिफरेंट मैटर्स रिलेटेड होते हैं कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उसके लिए कोई एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जुडिशियल ट्रिब्यूनल भी यहाँ पे आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो बेसिकली चार इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। पहला, इनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराओ। दूसरा, ग्राम्स को सही से यानी कि गांव को सही से, विलेज को सही से रीऑर्गेनाइज करो ताकि ग्राम पंचायत को ज्यादा वायबल बनाया जा सके। तीसरा, इनके पास ज्यादा फाइनेंसेस होने चाहिए अपने फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए। और चौथा, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स लेके आओ ताकि ये जितने भी मैटर्स रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज या उनके इलेक्शन से रिलेटेड वो सारे उसमें सेट आउट किए जा सके। ठीक है। एंड फाइनली इन सब के बाद आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। जैसे कि लास्ट में इस वाले जीवी के एल एम सिंघवी कमेटी ने बोला था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करो, तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 का, जिसके अंदर आप देखेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया। बेसिकली इसमें कुछ सेलियंट फीचर्स थे, जैसे कि इसमें क्या क्या फीचर्स थे। पहले तो इस एक्ट का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, फिर हम इसके फीचर्स देखेंगे। मैं आई एम टेलिंग यू अगेन, मैं आपको बहुत एकदम सॉर्ट आउट करके पढ़ा रही हूँ, तो इसको नोट्स जरूर बना लेना। इसका पहले सिग्निफिकेंस देखते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था। इस एक्ट की वजह से, आई जस्ट राइट इट हियर आल्सो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और पार्ट ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 9, पार्ट 9 of constitution by the name the panchayats, the panchayats. And with this there was another schedule which was added, that is 11th schedule. तो आपसे पूछा जाएगा, कैसे भी करके पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि पंचायत कौन से शेड्यूल में है, या पंचायत कौन से पार्ट में है, या 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के हिसाब से कौन सा पार्ट ऐड किया गया था, कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, या कौन सा क्या चीज ऐड की गई थी। इनमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पार्ट 9 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया, जिसका नाम है द पंचायत। अब इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल इंक्लूडेड है, मैं याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, सुन लो बस। आर्टिकल 243 टू आर्टिकल, इसी का सब पार्ट है बेसिकली, आर्टिकल 243 ओ तक इंक्लूडेड है इसके अंदर। इस अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो आपको मैंने बताया था ना, आर्टिकल 40 में पहले गिवन था। आर्टिकल 40 क्या था, डीपीएसपी, डीपीएसपी। ठीक है। तो इस अमेंडमेंट एक्ट की वजह से ये जो आर्टिकल 40 था डीपीएसपी का, जो बेसिकली उसी के लिए था, पंचायती राज के लिए था, उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे ही स्टेट अगर कर सकती है तो उसको पंचायती राज डेवलप करना चाहिए और सेटअप करना चाहिए, ताकि पंचायती राज में एग्जैक्टली रूरल सेल्फ गवर्नमेंट डेवलप करना चाहिए, तो उसी को ये शेप देने का काम कर रही है आर्टिकल 40 को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इस एक्ट के दो पार्ट्स हैं। इस एक्ट के, वन सेकेंड,
इस एक्ट के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इस एक्ट के दो पार्ट्स हैं। पहला कंपल्सरी, दूसरा वॉलेंटरी। कंपल्सरी एंड वॉलेंट्री। कंपल्सरी का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, उनको करना ही पड़ेगा, स्टेट लॉ में ऐड करना ही पड़ेगा। इसके अंदर क्या है, जो नया पंचायती राज सिस्टम है, न्यू पंचायती राज सिस्टम, ये कंपल्सरी था। मतलब न्यू पंचायती राज सिस्टम स्टेट लॉ में ऐड करना ही पड़ेगा। और वॉलेंट्री क्या था? वॉलेंट्री ऑन द अदर हैंड क्या था? डिस्क्रिशन। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ डिस्क्रिशंस हैं, उनकी अपनी मर्जी है कुछ चीजों में लेके, तो वो वॉलेंट्री पार्ट था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकता है, आपको सिंपली दे दिया जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। राइट, कुछ भी आपसे दिया जा सकता है ऐसे। तो सेलियंट फीचर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? ग्राम सभा है। ग्राम सभा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। दिस इज द प्राइमरी बॉडी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। खुद सोच के देखिए क्या होगा। ग्राम मतलब विलेज होता है, सभा एक तरीके से ग्रुप है। तो दिस इज विलेज असेंबली। विलेज असेंबली, ठीक है। अब इस विलेज असेंबली के अंदर वो सारे लोग आते हैं, मतलब वो सारे रजिस्टर्ड वोटर्स है। रिमेंबर, दीज आर रजिस्टर्ड वोटर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन एनी एरिया ऑफ पंचायत। विलेज असेंबली उनकी, उसको कहते हैं ग्राम सभा। और इनका काम क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से, स्टेट लेजिस्लेचर जैसा डिसाइड करेगी वैसा इनके फंक्शंस होंगे। मतलब इनके फंक्शंस कौन डिसाइड करता है? स्टेट लेजिस्लेचर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो सेकंड आता है वो है थ्री टियर सिस्टम। थ्री टियर सिस्टम का मतलब क्या है? वही जैसा हमने पहले पढ़ा था कि थ्री टियर होना चाहिए, नॉट द सेम, आई एम जस्ट सेइंग वैसा ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी थ्री टियर सिस्टम बोला गया कि एक विलेज लेवल पे होगा, एक इंटरमीडिएट लेवल पे होगा, एंड द थर्ड वन वुड बी ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, थर्ड वन वुड बी ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, अब यहाँ पर देखो तीन लेवल दिए, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल के लिए देर वॉज अ कंडीशन, वो सारे स्टेट जिसके अंदर 20 लाख लोगों से कम है, ठीक है, लेस देन, पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख है, उनको जरूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट लेवल बनाए, उनको ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरी नहीं इंटरमीडिएट लेवल बनाए। अदरवाइज बाकी सारे स्टेट्स में तीन लेवल होंगे, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, फिर इलेक्शन ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा? जितने भी लेवल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, वो सारे डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। पहले अगर हम आपको याद हो तो पहले वाले एक कमेटी में, आपको मुझे बताना है कौन सी कमेटी में, मैंने आपको बताया था जिला परिषद था, ग्राम पंचायत था, है ना, और उनमें से एक था जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड था, और दो बॉडीज थे जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, अभी अभी हमने पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, इसके हिसाब से सारे जो मेंबर्स होंगे पंचायती राज के अंदर वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। ऑल द मेंबर्स वुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, दे विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करते हैं, ये मैंने पंचायत के लेवल पे बात की, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स कहां से होंगे? फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। देखो इनडायरेक्टली इलेक्टेड का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्या होता है? पॉलिटी में आप ये बार बार सुनेंगे। डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब जिनको लोग जाके वोट देते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब, अब हमने जिनको वोट दिया है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आगे की वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, पर क्योंकि हमने जिन्हें चुना और वो दूसरों को चूज करने में पार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट करने में पार्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे हो गए? इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिला के लेवल पे होंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होंगे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। जो पंचायती राज है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। और सिमिलरली जो चेयरपर्सन है इंटरमीडिएट लेवल का, वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। विलेज लेवल पे अगर हम देखें, विलेज लेवल पे चेयरपर्सन को कौन इलेक्ट करता है? तो विलेज लेवल पे चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके हिसाब से इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बताई, पंचायत लेवल पे डायरेक्टली इलेक्टेड, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड,
चेयरपर्सन इंटरमीडिएट लेवल पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और विलेज लेवल पे जैसा स्टेट बोले। ठीक है। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किस किस के लिए, किस किस के लिए सीट्स रिजर्व होती है? पहला तो एस सी एस टी के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो अगर हम इनके रिजर्वेशन की बात करते हैं तो तीनों टीयर पे इनके इनका रिजर्वेशन जरूरी है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। जितनी इनकी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे इनको रिजर्वेशन मिलेगा। सेकंड, विमेन के लिए, विमेन के लिए जितनी टोटल नंबर सीट्स हैं, ठीक है, उसका 1/3, इट शुड नॉट बी लेस देन 1/3, यानी कि कम से कम 1/3 सीट, 1/3 या उससे ज्यादा सीट विमेन के लिए रिजर्व्ड है फॉर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट आर अवेलेबल। ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल हम मेंबर्स की बात करें। अब चेयरपर्सन की अगर हम बात करते हैं तो चेयरपर्सन के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, बताइए? सेम 1/3 आपको याद रखना है। जितने भी लेवल है पंचायत के, उन सब लेवल्स पे चेयरपर्सन की जितनी ऑफिसेज हैं उसका 1/3 कम से कम विमेन के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन। कितने टाइम के लिए है पंचायत का ड्यूरेशन, क्या होता है? वही 5 ईयर टर्म। अच्छा, अब सवाल ये है कि 5 ईयर टर्म तो है, पर क्या इसको हम टाइम से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं? बताइए, क्या इसको हम टाइम से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं? यस, इसको पहले डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अ, उसके लिए डिसॉल्व करने के लिए भी जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, फिर उससे पहले आप डिसॉल्व कर सकते हैं, इसके टाइम पीरियड से पहले इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है कोई पर्सन यहाँ से? इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर अ, अगर किसी भी टाइम पे उसका अच्छा, ठीक है, अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन का एक मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है वो क्या होता है? कहीं पर भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल आप हैं, ठीक है, चाहे आप पार्लियामेंट में है, स्टेट लेजिस्लेचर में, कहीं पर भी है, एक नॉर्मल रूल क्या होता है डिस्क्वालिफिकेशन का, बताइए? ओके, ये एक जनरल क्वेश्चन है जो आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन, और मैं बता रही हूँ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक जनरल रूल होता है जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके स्पेसिफिकली एज क्राइटेरिया होना चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है? अ, अब यहां पर देखो, अगर 21 ईयर्स का हो गया है कोई पर्सन, तो उसको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, उससे कम का है तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। नॉर्मली इन चीजों में क्या होता है, 25 ईयर्स का बोलते हैं ना, कि 25 ईयर्स का होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, कोई पर्सन है 24 ईयर्स का है, और वो इसका पार्ट है, और बाकी सब ठीक है, बस वो 24 ईयर्स का है, तो बताइए क्या उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जनरली डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, लेकिन अगर कोई पर्सन 25 ईयर्स से कम का है लेकिन वो 21 ईयर्स का हो चुका है, तो सिर्फ इस ग्राउंड पे उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट, अगर कोई 21 साल का है, तो उससे 21 साल या उससे ज्यादा का है, तो उसको आप एज के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की। स्टेट इलेक्शन कमीशन, देखिए ये जो दिस स्टेट इलेक्शन कमीशन, दिस इज द कमीशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, व्हाट इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर? आई टेल यू। अगर हम पंचायत के लेवल की बात करें तो उनका इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्टोरल कौन कंडक्ट कराता है? तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ही है जो पंचायत लेवल पे भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, ये किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था और मैंने तब कहा भी था, बताया भी था इलेक्शन कमीशन, और मैंने कहा भी था अब थोड़ा रुक जाइए, इसे हम आगे की क्लास में कवर भी करेंगे। तो पंचायत लेवल पे अगर इलेक्शन इलेक्टोरल रोल देखना हो, इलेक्शन कंडक्ट कराना हो, ये काम कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। फिर हम पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं। अब पंचायत के पास कौन कौन सी पावर होती है? देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई पावर ऐड करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकता है, और कोई पावर ऐड करना चाहे इन द सेंस, देखिए वो सेल्फ गवर्नमेंट तो है ही है,
और जो उनके ऑलरेडी पावर्स है उनके अलावा कौन इनके पावर्स में ऐड कर सकता है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है, स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कर सकता है। इसके अलावा जो हमने पढ़ा ही था पहले, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये इनका काम होता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इनका काम होता है। रूरल लेवल पे इकोनॉमिक स्कीम्स या कोई भी स्कीम्स फॉर दैट मैटर, ठीक है, स्कीम्स, सोशल जस्टिस, ये सब प्रमोट करना इनका काम है। फाइनली हम बात करते हैं फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस मतलब मनी से रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसा बोला गया था कि इनके पास कुछ टैक्सेशन पावर होनी चाहिए। तो पंचायत के पास अथॉरिटी होती है कि वो टैक्स ले सके या टोल्स ले सके या फीस ले सके। क्लियर। इसके अलावा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जब आप पढ़ेंगे टैक्स बजट, तो उसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर कुछ ग्रांट इन एड प्रोवाइड होना चाहिए इनको। दे शुड ग्रांट इन एड टू द पंचायत एज वेल। उसके अलावा ओके उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचायत अगर चाहती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर उनको लगता है किसी भी लेवल पे उनको और अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज करना है, तो वो अपने हिसाब से टैक्सेस लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दिल गो अनरीजनेबल, ऑब्वियसली दे कांट गो अनरीजनेबल, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों ने उन्हें चुना है। बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू मी कि मैम अगर वो अनरीजनेबली ज्यादा टैक्सेस लगाने लग गए तो क्या? दे कांट, क्योंकि हमें पता है कि उनको पहले डिसॉल्व किया जा सकता है, हमें पता है उनके लिए इलेक्शंस होते हैं, हमें पता है लोगों ने उनको इलेक्ट किया है। तो जहां तक लॉजिकल है, जहां तक सही है, वो टैक्सेस लगा सकते हैं। दैट इज वेल इन देयर पावर। क्लियर? डू यू हैव एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज। Next we'll talk about municipalities, and in the end we will revise everything that we have studied, so that अगर किसी का मिस हुआ हो तो he or she can cover। म्यूनिसिपैलिटीज के लिए बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है? अगर आपको पंचायती राज का पता है तो म्यूनिसिपैलिटीज का पता होना चाहिए। बताइए म्यूनिसिपैलिटीज के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है? अगेन, जैसा लास्ट में आपको बताया था मैंने, पंचायती राज के बारे में बिल्कुल ऐसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट थिंग। ठीक है, दूसरा, इसकी वजह से कौन सा पार्ट इन ऐड किया गया था? पार्ट 9A वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द नेम द म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, द म्यूनिसिपैलिटीज। एंड कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था? तो 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल वाज एडेड। यस, 12th शेड्यूल वाज एडेड। जस्ट लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर भी दो पार्ट है, एक है कंपलसरी, दूसरा है वॉलेंट्री। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ कंपलसरी प्रोविजन है, कुछ वॉलेंट्री प्रोविजन है, जैसा कि उसके अंदर था। तो पहले कंपलसरी प्रोविजन देखते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया कंपलसरी प्रोविजंस कौन कौन से हैं? किसी को कुछ आइडिया है कंपलसरी प्रोविजंस कौन कौन से हैं? चलिए मैं बताती हूँ। सो लेट अस टॉक अबाउट कंपलसरी प्रोविजंस फर्स्ट। पहला, नगर पंचायत। अब शांति से बैठ के सुनते रहना और साथ के साथ लिखते रहना। नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन,
ये सारे ट्रांजिशनल एरियाज में, मतलब ऐसे एरियाज जहां रूरल से अर्बन हो रहा है, ठीक है, जो रूरल से अर्बन में ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसे एरियाज में या फिर जो छोटे अर्बन एरियाज हैं या बड़े अर्बन एरियाज हैं, इनमें कौन कौन से कहाँ पर होंगे? सबसे पहला हम बात करते हैं नगर पंचायत की। तो नगर पंचायत कहाँ पे होना चाहिए? इट शुड बी इन ट्रांजिशन एरियाज, यानी कि जो रूरल से अर्बन की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, म्युनिसिपल काउंसिल, ये कहाँ होना चाहिए? स्मॉलर अर्बन एरियाज में। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन लार्जर अर्बन एरियाज। तो इसको देख के आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि म्युनिसिपैलिटीज कहाँ के लिए है? शहरों के लिए है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किसके लिए है? मेनली गांव के लिए है, ठीक है, गांव डिस्ट्रिक्ट के लिए। सेकंड, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किसकी? सीट्स की रिजर्वेशन होगी अर्बन लोकल बॉडीज में, किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन। थर्ड, विमेन के लिए भी रिजर्वेशन। रिजर्वेशन फॉर विमेन, कितनी सीट्स? वन थर्ड ऑफ टोटल सीट्स। फिर इनके इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराएगा? इनके इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। हमने पंचायती राज के लिए भी यही पढ़ा था, इसके लिए भी कौन है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्लियर? नेक्स्ट, जो इनके फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, जैसा आपने वहां पढ़ा है बिल्कुल वैसे आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। फाइनेंशियल अफेयर का मतलब क्या है? कि जितने भी इनके फाइनेंसेस से रिलेटेड हैं, कि कैसे इनका फाइनेंस मैटर हैंडल करना है या कितना फाइनेंस इनके पास होना चाहिए, ये सब कौन देखेगा या ये सब कौन डील करेगा? तो ये डील करेंगे अगेन स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं क्योंकि फिर मैं ये पेज चेंज कर दूंगी। कंपल्सरी प्रोविजन में क्या है? सबसे पहला, नगर पंचायत होना चाहिए जो ट्रांजिशनिंग एरियाज है, जो अर्बन रूरल से अर्बन की तरफ बढ़ रहे हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल्स होना चाहिए जो स्मॉल अर्बन एरियाज हैं उनमें। म्यूनिसिपल कोऑपरेशन होना चाहिए जो लार्ज अर्बन एरियाज हैं उनमें। दूसरा, रिजर्वेशन होना चाहिए किसके लिए? एससीज और एसटीज के लिए, उनके पॉपुलेशन पे बेस्ड। रिजर्वेशन होना चाहिए विमेन के लिए, वन थर्ड सीट्स। इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। फाइनेंशियल अफेयर्स कौन डील करेगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इनका टेन्योर कितना होगा, मतलब टर्म कितना होगा? वही 5 इयर्स। और अगर इससे पहले इलेक्शन हो जा, मतलब इससे पहले डिसोल्यूशन हो जाता है जैसे उसमें था, तो 6 महीने के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शंस हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या है? दीज आर कंपल्सरी। अब वो देखते हैं जो वॉलेंट्री है, यानी कि वो बाइंडिंग नहीं है, होने चाहिए बट आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है। पहला, जो यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के हैं, मतलब यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, उनको इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इनके ऊपर है। मिलनी चाहिए बट जरूरी नहीं है मिले। दूसरा, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगेन इनके ऊपर है। मिलना चाहिए बट जरूरी नहीं है मिले। फिर जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, टोल्स हैं, फीस है, इनकी पावर तो इनके पास है, लेकिन इसके अलावा और फाइनेंशियल पावर्स इनको मिलनी चाहिए या नहीं, ये अगेन डिपेंड करता है, ये बाइंडिंग नहीं है। और फाइनली, म्युनिसिपल बॉडीज ऑटोनमस होनी चाहिए, और जितने भी इनके फंक्शंस है ये खुद परफॉर्म करें, ये भी कंप्लीटली बाइंडिंग नहीं है। यानी कि ये भी ऐसा नहीं है कि आप इनके ऊपर कंप्लीटली छोड़ दोगे, आप इसमें बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये भी बाइंडिंग नहीं है। तो जो बाइंडिंग है दैट यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपने वो याद कर लिए तो जो नॉन बाइंडिंग है वो कुछ खास याद करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। क्लियर? अब इसके आगे इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, मतलब किस किस से बना है ये। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले पूछ लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
Just ask if you have any questions. जल्दी पूछिए। ओके, चलिए, तो कॉम्पोजिशन देखते हैं। सबसे पहला, आप मुझे बताइए, जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं, लेट्स टॉक अबाउट दीज म्युनिसिपल बॉडीज। ये जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं, अम, इनके लिए, इनके अंदर जो लोग होते हैं, द पर्सन्स which are constituted in it, मतलब the municipal bodies constitute are constituted by the persons from, कहाँ के लोग होते हैं जो इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बताइए। आपने वार्ड्स का नाम सुना है? आपने सुना होगा ये उस वार्ड से, ये इस वार्ड से, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेडिकल थिंग। सो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपल बॉडी के अंदर वो लोग आते हैं जो पर्टिकुलर वार्ड से हैं, मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इस टेरिटरी के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, इस टेरिटरी के ऐसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिनको वार्ड बोला जाता है, म्यूनिसिपल एरिया के अंदर से ही बिलोंग करते हैं, बेसिकली ये है। क्लियर? अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें रोल होता है। कैसे रोल होता है? स्टेट लेजिस्लेचर को अगर कोई लगता है कि कोई पर्सन स्पेशल, ओके, स्टेट लेजिस्लेचर को लगता है कि कोई पर्सन है, ही हैज स्पेशल नॉलेज, स्पेशल एक्सपीरियंस, तो उसको वो यहाँ पर एंट्री दे सकता है। ठीक है। अदरवाइज जो पर्सन्स पर्टिकुलर म्यूनिसिपल बॉडीज के अंदर हैं, वो वही होते हैं जो उस म्यूनिसिपल एरिया के अंदर होते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये से है कि अगर कोई पर्सन उनको लगता है कि वो स्पेशल कुछ रोल प्रेजेंट कर सकता है, कुछ एक्सपीरियंस है उसके पास किसी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, या किसी मेंबर, कोई मेंबर है राज्यसभा लोकसभा का, और उसके पास कुछ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, या उनको लगता है कि वो बेटर है, तो वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली वो चेयरपर्सन के लिए भी लोग सजेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली चेयरपर्सन के लिए भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है, जैसे पहले हमने पढ़ा था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वो रूरल लोकल बॉडी था। इसकी हम बात करते हैं, दिस इज अर्बन लोकल बॉडी, राइट? अर्बन लोकल बॉडी। मुझे बताओ इनके रोल्स क्या है? टेल मी देयर रूल्स, रोल्स, क्या रोल्स हैं इनके, और क्या काम करते हैं ये? आपसे अगर पूछा जाए, जॉट डाउन द रोल्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज या म्युनिसिपल बॉडीज, तो आप क्या लिखेंगे? ओके, सो इस एक टॉपिक को कर लेते हैं, उसके बाद विल रिवाइज एवरीथिंग, और फिर जो थोड़ा सा बचा है, 5 मिनट का और काम बचा है, देन वी विल कवर दैट, ठीक है, वरना फिर हो सकता है कि ओवरलोड हो जाए, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए। तो इनके हम रोल्स एक बार देख लेते हैं। तो इनके दो रोल्स हैं, एक है डेलिबरेटिव एंड दूसरा है एग्जीक्यूटिव। डेलिबरेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, इसमें अगर हम बात करते हैं कॉरपोरेशन, काउंसिल, म्युनिसिपल बोर्ड या काउंसिल, इनके अंदर कौन से लोग हैं? ये सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, म्युनिसिपल बोर्ड, ये सारे क्या है? दीज आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज आर इन द डेलिबरेटिव पार्ट। ये किसके पार्ट है? डेलिबरेटिव के अंदर आते हैं। और इनका काम लेजिस्लेचर जैसा है, मतलब ये क्या करेंगे? लॉ बनाने का काम करेंगे। तो ये क्या करेंगे? ये इनके पास जनरल डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होते हैं कि कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए, म्युनिसिपल बॉडीज का कैसा परफॉर्मेंस है, या लोकल बॉडी के लिए, अर्बन लोकल बॉडी के लिए जो बजट है वो पास करने का काम करते हैं। वही सारा जो लेजिस्लेचर काम करता है, वैसा ही स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, वैसा ये लोकल लेवल पे काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा है? एग्जीक्यूटिव पार्ट। तो जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का,
उसका हेड कौन है? इसका हेड है म्युनिसिपल ऑफिसर। म्युनिसिपल ऑफिसर along with some other officers, some other employees you can say। ठीक है, तो म्युनिसिपल ऑफिसर और बाकी जो थोड़े बहुत परमानेंट ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज हैं वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। कॉर्पोरेशन काउंसिल म्युनिसिपल बोर्ड डेलिबरेटिव पार्ट के अंदर आता है, जो कि लेजिस्लेचर का काम करता है, यानी कि लॉज बनाने का काम करता है। जब लार्ज कॉर्पोरेशन की बात करें, जैसे कि दिल्ली की बात करो आप, या मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करो, तो जो कमिश्नर है वो कौन होगा? वो जनरली एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है जो इन एरियाज का कमिश्नर होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? पूछना है तो पूछ लो, बिकॉज हमने बहुत सारा एक साथ कवर कर लिया है। चलिए, पहले इतने को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा, हम थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे। अब हम वो रिवाइज करेंगे, 1 सेकेंड, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो शुरू किया हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। पहले हमने बात की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, दूसरी हमने बात की म्युनिसिपैलिटीज की। हमें पता है ये दोनों ही क्या है, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है। पंचायती राज की बात करें तो लोकल रूरल गवर्नमेंट है, और म्युनिसिपैलिटीज की बात करें तो लोकल अर्बन गवर्नमेंट है। महात्मा गांधी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को खुद ही काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर, ताकि डेमोक्रेसी को एकदम ग्रास रूट लेवल तक लेके आया जा सके। बट क्या ये बहुत इजी था? नहीं, ये बहुत इजी नहीं था। इसके लिए बहुत सारे आपने कमिटीज पढ़ी हैं। पहले से हमने पढ़ा कि बहुत पहले टाइम से चलता आ रहा था, वगैरह वगैरह हमने पढ़ा, बस टू गिव गिव यू सम नॉलेज कि पहले से है ये। बट मेनली जो पंचायती राज शुरू हुआ है वो ड्राफ्टिंग जब हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके आर्टिकल 40 यानी कि डीपीएसपी के अंदर मेंशन था कि स्टेट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो वहां पर आपको पंचायती राज का मेंशन मिलेगा सबसे पहली बार। उसके बाद कुछ कमिटीज आई, जैसे कि सबसे पहले हम कमिटी की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कमेटी की बात करते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, और देखते हैं उन्होंने पंचायती राज में क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1957 के अंदर, और इनका काम क्या था, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है या नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है, उनको कैसे बेटर और काम करवाया जा सकता है, उनका कैसे बेटर परफॉर्मेंस हो सकता है। और उन्होंने कहा कि एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि एक लोकल गवर्नमेंट पे एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए जिनके पास अपने पास पावर हो। ठीक है, और इसको कहा जाने लग गया पंचायती राज। इन्होंने और भी कुछ रिकमेंडेशन दिए पंचायती राज के लिए। पहला रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था कि 3 टियर गवर्नमेंट होना चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत पे डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और पंचायत समिति और जिला परिषद पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। फिर हमने पढ़ा कि इनमें से कौन सा एग्जीक्यूटिव है और कौन सा एडवाइजरी और सुपरवाइजरी है। तो पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिला परिषद एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी है। उसके अलावा प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का है, पंचायती राज सिस्टम का है। देन जिला परिषद का जो हेड है दैट विल बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हेड या फिर चेयरमैन आप कह सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। ठीक है, और उसको जिन भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को, उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने होते हैं, करानी चाहिए, वो उनके रिकमेंडेशन के अंदर था। नेक्स्ट हमने पढ़ा अशोक मेहता कमेटी एंड पंचायती राज। सो अशोक मेहता कमेटी की हम बात करते हैं, तो इट वाज अपॉइंटेड इन 1977। किस लिए? जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात पहले की गई थी या जो पंचायती राज सिस्टम की बात पहले की गई थी, वो डिक्लाइन पे आ गया था, मतलब बहुत ज्यादा एकदम खत्म होता जा रहा था इंडिया के अंदर। तो उसको वापस से जिंदा करने के लिए या सही करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए अशोक मेहता कमेटी को अपॉइंट किया गया। अशोक मेहता कमेटी को अपॉइंट किया गया। तो उन्होंने बोला पहले जो 3 टियर गवर्नमेंट बोला गया है वो 3 टियर नहीं, 2 टियर गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, जिसके अंदर जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मंडल पंचायत होगा जिसके अंदर ग्रुप ऑफ विलेजेस आएंगे। फिर इन्होंने बोला कि जिला परिषद के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग करने का काम होगा, वो एग्जीक्यूटिव है, और इनके पास, दोनों के पास, चाहे जिला परिषद है या मंडल पंचायत है, दोनों के पास ही टैक्सेशन पावर होनी चाहिए ताकि अपने वो फाइनेंशियल डिसीजन में थोड़ा इंडिपेंडेंट हो सके। नेक्स्ट आया जीवी के राव कमेटी।
इनको कब अपॉइंट किया गया था? इनको अपॉइंट किया गया था 1985 के अंदर। इन्होंने बोला कि आपने ग्रास रूट लेवल बोल के तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को शुरू किया है, लेकिन ग्रास रूट तो दिख नहीं रहा। इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेटाइजेशन है कि ग्रास रूट तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा, उन लोगों के पास तो पावर इतनी है नहीं। राइट, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। क्या रिकमेंडेशन दिए? इन्होंने बोला जिला परिषद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो अपने डिसीजंस खुद लेगा। लोकल लेवल पे आप जो बॉडीज बना रहे हैं वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे मैनेजमेंट करना है, इन सब का जिम्मा उनके पास होगा। ठीक है, और ये जो इलेक्शन है वो रेगुलरली होने चाहिए। फिर आया LM सिंघवी कमेटी, उनको अपॉइंट किया गया था 1986 में। और उन्होंने बोला कि भाई पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो और इनके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ। दूसरा, ग्राम पंचायत मतलब ग्राम यानी कि गांव को, विलेजेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, रीऑर्गेनाइज करो, ताकि ग्राम पंचायत को और ज्यादा वायबल बनाया जा सके। तीसरा, इनके फाइनेंसेस बढ़ाओ। और चौथा, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया जाना चाहिए, ताकि ये जितने भी मैटर्स हैं इनके इलेक्शन से रिलेटेड या फिर इनके फंक्शन से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड इन जनरल, वो सारे यहाँ पे सॉर्ट आउट किए जा सके। इसके बाद आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 लेके आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसी के साथ पार्ट 9 और शेड्यूल 11, पार्ट 9 और 11 शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन द नेम द पंचायत्स। अब ये जो पार्ट 9 है, इसके आर्टिकल्स कहाँ है? 243 से लेके 243 ओ तक ये आर्टिकल सारे हैं, जिसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखा हुआ है। और इसके बाद इसके अंदर दो पार्ट्स है, एक कंपलसरी पार्ट है, दूसरा वॉलेंट्री पार्ट है। ऑफ कोर्स कंपलसरी पार्ट वो है जो करना ही पड़ेगा, जिसके अंदर पंचायती राज सिस्टम है, और वॉलेंट्री प्रोविजन वो है जो थोड़ा बहुत जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पावर में दिया गया है, वो उनकी मर्जी, वो चाहे तो करे, नहीं तो ना करे। इसके अगर हम बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स की, तो ग्राम सभा मेन यहाँ पे प्राइमरी बॉडी होगी, ग्राम सभा। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है? ग्राम मतलब विलेज, सभा मतलब एक तरीके से असेंबली, तो ये विलेज असेंबली है जिसके अंदर सारे जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो आते हैं। इन्होंने भी बोला, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से भी 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। पहला विलेज लेवल पे, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल पे, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिस भी स्टेट के अंदर 20 लाख से कम लोग हैं, वहां पर इंटरमीडिएट लेवल होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वहां पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं भी होगा तो भी चलेगा। फिर इन्होंने बोला कि इलेक्शन कैसे किए जाएंगे। तो इलेक्शन के लिए जो मेंबर्स के इलेक्शन है, या चेयरपर्सन के इलेक्शन है, तो मेंबर्स के इलेक्शन अगर हम देखते हैं पंचायती राज के इलेक्शन, तो वो डायरेक्टली होंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से, विमेन के लिए 1/3, चेयरपर्सन के लिए भी 1/3। देन ड्यूरेशन कितना होगा या टर्म कितनी होगी? 5 साल टर्म होगी इनकी। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो 21 साल का अगर हो गया है तो उसको एज के हिसाब से डिस्क्वालीफाई आप नहीं कर सकते। देन इसमें इलेक्शन कौन करवाता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। इनके फाइनेंसेस कौन देखता है? तो अगेन जैसा हमने वहां पे पढ़ा था, स्टेट जो लेजिस्लेचर है, वैसे यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन है, वो देखती है इनके फाइनेंसेस। इनके अकाउंट्स के ऑडिट कौन करेगा? शायद ये रह गया था। हाँ, ये रह गया था। ओके, अब इनके अकाउंट्स के ऑडिट कौन करेगा? अब हमने इनको पैसे दे दिए, कहीं तो यूज करेंगे, तो इनके अकाउंट्स के ऑडिट कौन करेगा? तो इनके अकाउंट्स के ऑडिट करता है स्टेट लेजिस्लेचर। अगेन मतलब उनके पास प्रोविजन है कि वो इनके पंचायत के ऑडिट और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और वी ऑलरेडी नो यहाँ पर भी यूनियन टेरिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट, कौन से स्टेट और एरियाज एग्जेम्प्टेड है? तो इस एक्ट के अंदर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और कुछ और एरियाज ये इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग लॉ है, इसकी हम बात करते हैं। तो एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के आना है। अब कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकती है, नहीं कर सकती, ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ के आना है। ये लास्ट 2 पॉइंट्स आप पढ़ के आएंगे, कि शायद पढ़ाते हो कि दोनों पॉइंट्स मिस हो गए थे, तो आप पढ़ के आएगा, नहीं समझ में आए तो मैं बता दूंगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। म्यूनिसिपैलिटीज के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है? दैट इज 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इसी के साथ इसमें ऐड हो जाता है पार्ट 9A और 12th शेड्यूल अंडर द नेम द म्यूनिसिपैलिटीज। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, कंपलसरी और वॉलेंट्री। आपको कंपलसरी याद रखना जरूरी है। कंपलसरी के अंदर क्या क्या आता है? पहला,
नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये कॉन्स्टिट्यूट करने हैं। नगर पंचायत किसके लिए? जो ट्रांजिशनल एरियाज है, जैसे कि वो एरियाज जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ बढ़ रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल जो स्मॉलर अर्बन एरियाज है उनके लिए, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो लार्जर अर्बन एरियाज है, जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, तो उनके लिए। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट। तो हमें पता है SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए इन अर्बन लोकल बॉडीज ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन, कितना उनका पॉपुलेशन है उस हिसाब से विमेन के लिए कितनी सीट रिजर्व होगी, 1/3 ऑफ द टोटल सीट। अब इनके इलेक्शंस कौन देखता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। इनके पास फाइनेंसेस कैसे हैं? कौन देखता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। टेन्योर क्या है? 5 साल का होता है, बट उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, जस्ट लाइक रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। 5 साल से पहले डिसॉल्व हो सकता है, पर 6 महीने के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा इनका। ये रहे वॉलंटरी प्रोविजंस। आप देख लीजिएगा, इसमें जनरली वही इंक्लूडेड है जिसमें स्टेट और यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट है ना, वो इंक्लूडेड है। तो वो मर्जी है, वो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन का अगर हम देखें तो म्यूनिसिपल बॉडीज के अंदर कौन से लोग आते हैं? वो लोग आते हैं जिनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब उसी म्यूनिसिपल एरिया से इलेक्ट किया जाता है, उनको वार्ड कहा जाता है। हाउएवर स्टेट लेजिस्लेचर के पास इतनी पावर है कि अगर उनको लगता है कोई पर्सन इज विद स्पेशल नॉलेज, या किसी राज्यसभा लोकसभा से कोई भी मेंबर है, उसको वो चाहते हैं तो वहां पर कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था ना वॉलंटरी वाले में, कि उसको कर सकते हैं, गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, वो कर सकते हैं अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो, नहीं चाहे तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं। क्लियर? फिर हम फंक्शन का पढ़ रहे थे, तो दो टाइप के फंक्शन है, एक है डेलिबरेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव। डेलिबरेटिव का मतलब क्या है? जो कॉर्पोरेशन काउंसिल और म्युनिसिपल बोर्ड है, ये सारे कहाँ पे आते हैं? ये सब डेलिबरेटिव पार्ट में आते हैं। डेलिबरेटिव की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज लेजिस्लेटिव। जैसा वहां पे लेजिस्लेचर का काम होता है सेंटर में, वैसे ही यहाँ पर, वन सेकेंड, जैसा सेंटर में लेजिस्लेचर का काम होता है, वैसा ही यहाँ पर डेलिबरेटिव वाले का है। यानी कि क्या काम होगा? जनरल डिस्कशन होगा पॉलिसीज पे, परफॉर्मेंस पे, किस टाइप के टैक्सेशन पॉलिसीज होने चाहिए, कैसी सर्विसेज होनी चाहिए, सब पे डिस्कशन, डेलिबरेशन, ये सारा किसका काम है? डेलिबरेटिव पार्ट का। और एग्जीक्यूटिव पार्ट के अंदर कौन आते हैं? जो म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हैं और बाकी के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, वो सब आते हैं इसके अंदर। हाउएवर अगर हम लार्ज कॉर्पोरेशन की बात करें, लार्ज कॉर्पोरेशन की बात करें, जैसे दिल्ली हो गया, ये मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, इसको मैं लिख देती हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम लार्ज कॉर्पोरेशन की बात करें, लार्ज कॉर्पोरेशन की बात करें, जैसे कि दिल्ली या मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो इसके अंदर जो कमिश्नर है, कौन है कमिश्नर? इनके अंदर कौन होता है कमिश्नर? यूजुअली अ सीनियर IAS ऑफिसर, अ सीनियर IAS ऑफिसर, ठीक है। इसका काम क्या है? वही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसा, अ, ये ओवरऑल फंक्शनिंग को देखेगा, म्यूनिसिपैलिटी के ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनिंग को ये देखते हैं। म्यूनिसिपल फंक्शनिंग की अगर हम बात करते हैं तो दो फंक्शंस हो सकते हैं। पहला है ऑब्लिगेटरी यानी कि कंपलसरी फंक्शन है, दूसरा डिस्क्रेशनरी फंक्शन। मतलब अगर उनके पास पैसा है तो वो कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, आप खुद सोच के देखिए। म्यूनिसिपल बॉडीज जो होती हैं वो क्या काम करते हैं आपके हिसाब से? म्यूनिसिपल बॉडीज का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या काम आता है, बताइए। बताइए, म्यूनिसिपल बॉडी सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? जब आप रहते हैं अपने एरिया में और कोई म्यूनिसिपल बॉडी का नाम लेता है, तो आपके माइंड में क्या क्या चीज आती है कि भाई ये उनका काम है? जल्दी बताइए। चलो आई टेल यू क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। मैं सारे लिख देती हूँ ताकि आपको एग्जाम में जब लिखना हो, अगर आप भूल भी जाए एक दो, तो काफी सारे आपको याद होंगे। तो जैसे कि वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस दोनों ही आता है इसके अंदर।
किसका? रोड, स्ट्रीट, ब्रिजेस एक्सेट्रा. देन sewage, ड्रेनेज, इनका काम, कलेक्शन, डिस्पोजल. ठीक है. उसके अलावा कोई एपिडेमिक हो रहा है, मतलब उस एरिया में कोई बीमारी फैल रही है, उसको प्रिवेंट करना या कंट्रोल करना. फिर वैक्सीनेशन, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स. देन हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, ये सारी चीजें. उसके अलावा और क्या चीजें करते हैं वो? फूड एडल्ट्रेशन को चेक करना. चेक फूड एडल्ट्रेशन. देन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देन नॉट ओनली दिस, जो बेरियल या क्रिमेशन ग्राउंड है जहां दफनाया जाता है, वो भी वो देखते हैं. बेरियल एंड क्रिमेशन ग्राउंड्स. टाउन प्लानिंग. ठीक है. ये कुछ मेजर फंक्शंस है. ऑब्लिगेटरी फंक्शंस यानी कि कंपलसरी फंक्शंस है जो म्यूनिसिपल बॉडीज देखते हैं. ओके. और डिस्क्रेशनरी में क्या आता है? वही जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है कि आप जो ऑर्फनेज हैं उनको रेस्क्यू कीजिए, जो लोग बेगर्स वगैरह हैं उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, उनको हाउसिंग वगैरह प्रोवाइड कीजिए. ये सब तब आएगा ना जब ये बेसिक फंक्शन पूरे हो जाए. तो इसलिए उसको डिस्क्रेशनरी में रखा गया है कि जो ये बेसिक है उनको पहले प्रोवाइड करते हैं, फिर फंड्स होंगे तो उनके लिए स्कीम्स लाके पूरा किया जा सकता है. ठीक है. अच्छा, अब स्पीकिंग ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, तो आपको 8 टाइप के अर्बन गवर्नमेंट मिलेंगे. मैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. I'm just gonna टेल यू द नेम एंड थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि अब ये इतना काफी है आपके लिए लोकल बॉडीज के बारे में. ओके. सो लेट मी जस्ट सी. लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट. कितने टाइप के हैं? 8. कौन कौन से? सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. दूसरा म्युनिसिपैलिटी. तीसरा नोटिफाइड एरिया कमिटी. वन सेकेंड. ओके, नोटिफाइड एरिया कमिटी. नेक्स्ट टाउन एरिया कमिटी. नेक्स्ट कंटोनमेंट बोर्ड. सिक्स्थ टाउनशिप. सेवेंथ पोर्ट ट्रस्ट. एट स्पेशल पर्पस एजेंसी. स्पेशल पर्पस एजेंसी. तो ये 8 टाइप के अर्बन गवर्नमेंट होते हैं. ठीक है. मैं आपको इनके एग्जाम्पल दे देती हूँ बस, ताकि आप आराम से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा खुद पढ़ लेना, अगर आपको इन डेप्थ में पढ़ना है तो. अदरवाइज जितना पढ़ा है उतना इज सफिशिएंट. जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, हमने पढ़ा ही कहाँ पे होते हैं? बिग सिटीज में होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल दिल्ली. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ये बिग सिटीज में है. इनमें आपको 3 अथॉरिटीज मिल जाएंगे. कौन कौन से? काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर. ठीक है. इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? ध्यान से बस सुन लो. काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर. ओके. नेक्स्ट म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं. म्युनिसिपैलिटीज क्या है? जो छोटे टाउन और जो छोटी सिटीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए जाते हैं, उनको म्युनिसिपैलिटीज कहा जाता है. इनके और क्या नाम है? म्युनिसिपल काउंसिल आपने पढ़ा है, म्युनिसिपल कमिटी आपने पढ़ा है, म्युनिसिपल बोर्ड आपने पढ़ा है, ये सारे उन्हीं के नाम. ठीक है. नेक्स्ट आता है नोटिफाइड एरिया. नोटिफाइड एरिया कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप ऑफ एरियाज आते हैं. एक तो पहला जो बहुत ज्यादा फास्ट डेवलपिंग है. ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं. और दूसरा
जिनके अंदर अभी तक म्यूनिसिपैलिटी वाले कंडीशंस भी फुलफिल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा, टाउन एरिया कमेटी। अगेन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, टाउन के लिए है ये। इंपॉर्टेंट क्या है इसको सेटअप किसने किया था, इसको इट वाज सेटअप बाय अ सेपरेट एक्ट, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एक सेपरेट एक्ट सेटअप किया गया था, ताकि स्मॉल टाउन्स के एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान दिया जा सके। वो टाउन एरिया कमेटी उनको कॉन्स्टिट्यूट करती है, उसके लिए सेटअप की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंटोनमेंट बोर्ड। हम सब ने पढ़ा है कंटोनमेंट बोर्ड के बारे में। और बेसिकली ये किसके लिए, जो कंटोनमेंट एरिया में सिविलियन पॉपुलेशन है उसके लिए किया जाता है ये। इट वाज सेटअप, कंटोनमेंट बोर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कब सेटअप किया गया था ये, जो प्रोविजन था कंटोनमेंट एक्ट, वन सेकेंड, आई एम श्योर आज के लिए आपका काफी ज्यादा हो चुका है, बट इतना आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी कंप्लीट हो पाएगा और तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। कंटोनमेंट एक्ट कौन सा था, कंटोनमेंट एक्ट 2006 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वर्क्स, इट वर्क्स अंडर डिफेंस, कंटोनमेंट बोर्ड इट वर्क्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाउनशिप। टाउनशिप की अगर हम बात करते हैं तो इनको स्टैब्लिश किया गया था बाय लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस। टाउनशिप प्रोग्राम्स आपने सुने होंगे। नेक्स्ट इज पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट ऑफकोर्स जो पोर्ट एरियाज है जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दो पर्पज होते हैं इनके। पहला, पोर्ट्स को मैनेज और प्रोटेक्ट करना, और दूसरा वहां पे सिविक अमेनिटीज प्रोवाइड करना। एंड लास्ट आता है स्पेशल पर्पज एजेंसी। स्पेशल पर्पज एजेंसी क्या है, अह, जो स्टेट्स कुछ मतलब कुछ स्टेट्स में कुछ एजेंसीज हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक पर्पज करती हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज को डील करती है, जो एक्चुअली म्यूनिसिपल जो काउंसिल है उसके एरिया में आना चाहिए, तो वो स्पेशल पर्पज एजेंसी कहा जाता है। इनको सिंगल पर्पज, यूनिपर्पज, स्पेशल पर्पज, फंक्शनल लोकल बॉडीज, ये सब भी कहा जाता है। ठीक है, और अम, ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उस एरियाज में काम करते हैं, ये कुछ स्पेशल एजेंसीज हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले एरियाज में काम करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये उनके अंडर आते हैं, ये अपने आप अलग ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करती है। ठीक है, फाइनली हम आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। प्रॉब्लम क्या है म्यूनिसिपल बॉडीज के साथ, प्रॉब्लम है डिस्क्वालिफिकेशन की। सबसे पहला, क्या प्रॉब्लम है डिस्क्वालिफिकेशन की, बताइए क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, जल्दी बताइए, जितनी जल्दी आप बताओगे उतनी जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी, लास्ट टॉपिक है। ओके, देखो मैं बताती हूँ, आई डिड नॉट गेट एनी आंसर। नहीं, यानी सही आंसर नहीं मिला। चलिए, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ये डिस्क्वालिफिकेशन के कौन से लॉज फॉलो करते हैं, या कैसा डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, जैसा स्टेट लेजिस्लेचर में होता है। ठीक है, बट यहाँ पर ये भी स्टेट लेजिस्लेचर वाला फॉलो करते हैं, बट म्यूनिसिपल बॉडी को भी तो स्टेट लेजिस्लेचर ही बहुत सारी चीजें इनकी देखता है, तो कई बार बायसनेस आ जाती है, दैट इज अ प्रॉब्लम इन म्यूनिसिपल बॉडी। दूसरा, जो हर बॉडी में प्रॉब्लम होती है, हर पॉलिटिकल बॉडी में प्रॉब्लम होगी, जब इलेक्शन के एक्सपेंसेस की बारी आती है तो वो कभी रेगुलेट नहीं कर पाते, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, इलेक्शन के एक्सपेंसेस को रेगुलेट करना चाहिए, बेटर रेगुलेट हो सकते हैं। देन म्यूनिसिपल काउंसिल के पास या म्यूनिसिपैलिटीज के पास जहां पर ज्यादा उनके पास पावर होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वहां पर उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है, उनके पास रिस्ट्रिक्टेड लोकल ऑटोनॉमी है, जिसके लिए वो अल्टीमेटली किसके डिसीजन पे रिलाई करना पड़ता है उनको, स्टेट के रिलीजन पे, स्टेट के डिसीजन पे रिलाई करना पड़ता है, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंस नहीं है। वी ऑलरेडी नो लोकल बॉडीज के पास हमेशा ही लैक ऑफ फाइनेंस रहता है, तो इनके पास फाइनेंस नहीं है। फाइनेंस नहीं है तो ये अपनी प्रॉब्लम्स, मतलब अपने जो जो भी अगर कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए, या जो हमने पढ़े इतनी सारी इनकी कंपलसरी वाले भी जो ड्यूटीज हैं, वो कैसे करेंगे अगर इनके पास फाइनेंस नहीं। अगर रोड भी बनाना है उसमें करोड़ों का खर्चा आता है, कहाँ से आएगा, राइट। तो इनके पास हमेशा फाइनेंसेस रहते हैं। और अगर ये बहुत सारे, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक बच्चे ने पूछा कि बच्चे पूछ सकते हैं कि मैम ऐसे तो अपने हिसाब से टैक्सेस लगा सकते हैं, तो अगर कुछ भी मनमानी टैक्स लगाने लग गए तो, और मैंने आपको कहा था नहीं लगा सकते, क्योंकि लोग ही इनको इलेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली हटा भी सकते हैं। तो फाइनेंस इनके पास है नहीं, ये ज्यादा टैक्सेस ये लगा नहीं सकते, क्योंकि लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी अगर खत्म हो गई तो नेक्स्ट टाइम ये आएंगे नहीं, तो फिर
काम कैसे करेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट, हमें पता है जो लोकल बॉडीज उनको क्रिएट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करती है। और हमें पता है कि ये जल्दी डिसॉल्व भी किए जा सकते हैं, बस 6 महीने के अंदर फ्रेश फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट इनको इलेक्ट करती है और अगर ये उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनको डिसॉल्व भी तो किया जा सकता है जल्दी। तो इसका मतलब क्या है? उनके हिसाब से इनको चलते रहना पड़ेगा, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, डेवलपमेंट पॉलिसी एक बार बना दी, वो फॉलो हुई नहीं हुई, आगे बढ़ते जा रहे हैं, दोबारा कब पॉलिसी बन रही है कुछ आइडिया नहीं है। तो इसमें ये दोनों पॉइंट कवर हो जाते हैं कि पहला तो पॉलिसी कोहेरेंट नहीं है इनकी, कंसिस्टेंट नहीं है, दूसरा इनको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, तो चल रहा है नहीं चल रहा है कुछ नहीं पता। ठीक है, दैट इज अ मेजर इशू। तो आज हमने एक बहुत बड़ा चैप्टर कवर किया है लोकल सेल्फ बॉडीज का, एंड ट्रस्ट मी ये सिर्फ बेसिक्स है, सिर्फ फंडामेंटल वाले टॉपिक्स है ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़े हैं हमने। जब आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो इससे कहीं ज्यादा है। तो आज से आपको ज्यादा पढ़ना है, तो अपना ध्यान शांति से पढ़ाई पे बनाए रखें, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास गाइज, वी हैव बीन रियली पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ ग्रेट नाइट।